जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी आपको मैंने घर से करने के लिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए थे, याद है? अच्छा मुझे ज़रा 10 मिनट चाहिए, थोड़ी सी एक चीज़ समझा लूँ, तीसरा मेथड समझा लूँ आपको, सही है? फिर उसके बाद एक 10-12 मिनट पढ़ा के फिर हम पिछला इंशाल्लाह रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी बच्चों तीसरा जो मेथड है ना मेरे प्यारे भाई, वो है इसका यूजेज मेथड। क्या लिखा तो है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इससे बेहतर नाम क्या है? यूजेज मेथड। यूजेज का मतलब क्या? इस्तेमाल। क्या? अगर एसेट इस्तेमाल ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कम होगा तो कम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। शायद मैं समझा पा रहा हूं। यूजफुल लाइफ का टाइम नहीं, यूजफुल लाइफ को टाइम नहीं बल्कि टोटल यूनिट्स या आवर्स में मेजर करते हैं। जितने घंटे एसेट चलेगा उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितने ज्यादा यूनिट्स उस एसेट से बनेंगे उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितना यूज किया उतनी बोलो। अच्छा जी देख लेते हैं बच्चों। आए बच्चों इधर बुक पे आए। अच्छा पता चल गया ना क्या करना है? आए अब बुक पे आए जरा। जी कहता जी भाई जल्दी आ जाया करो ना। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ, ये उर्दू में भी तो यही बताया था ना जितना मुश्किल करके लिखा हुआ है, तो ऐसे ही है। क्या था? एंड कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है बच्चों? कितने यूनिट्स बने, यूनिट्स बोलो प्रोड्यूस और वर्कड और हायर द यूजेज। ज्यादा इस्तेमाल है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या है? एंड वाइस वर्सा के वर्सा वाइस, वाइस वर्सा उल्टा यानी। अब फॉर्मूला देखें, पहले आप निकालेंगे रेट। क्या क्या निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट का फॉर्मूला कॉस माइन दो थे ना, अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, जो जवाब आया 100 से मल्टीप्लाई। और अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये होता था बच्चों 1 माइनस एन, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय। ओके इधर रेट का फॉर्मूला कॉस्ट रेट इधर रुपीज में आएगा, किस में आएगा? इधर परसेंटेज में नहीं आएगा ना। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इधर जो लाइफ होगी वो यूनिट्स में होगी या फिर आवर्स में। यूजेज मेथड है ना, सही है बच्चों। जो आंसर आया मतलब ये आपके पास एक रेट आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये पर ओवर रेट आएगा या पर यूनिट रेट आएगा, सही है। लेट से बच्चों, लेट से मैं कहता हूं जी रेट। कहता प्लांट बॉट ऑन 1 जैन, 1 जैन को प्लांट परचेज किया, कितने का? लाइफ कितनी है? इस लाइफ को इग्नोर करना है, यूजेज मेथड है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? कहता एंड प्लांट कैन बी यूज, प्लांट का इस्तेमाल होगा, कितने यूनिट्स बनाएगा टोटल, यानी इस लाइफ का इस्तेमाल बस इतना ही है कि इन 5 सालों में इसने कितने टोटल यूनिट्स बनाने हैं। अगर तो हर साल सेम यूनिट बनाएगा तो सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर किसी एक साल में ज्यादा बने तो ज्यादा, कम बने तो। एंटिटी का ईयर एंड कब हो रहा है? अब देखिए कितना आसान है ये। कहता एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, कहता हैज बीन 1500, पहले साल में कितने बने? दूसरे में, तीसरे में, चौथे साल में, पांचवें में। अब हर साल के यूनिट्स क्या है? चेंज। तो आप पहले क्या निकालोगे? रेट। क्या निकालोगे? जो रेट आया उसे नंबर ऑफ यूनिट्स हर साल का अपना अपना क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई। ओके ये देखें कहता जी आपने क्या निकालना है जी? एनुअल डेप्रिसिएशन 21 से लेके 25 तक। और कहता कंप्यूट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? वो कितनी है? वो आप देखना 10,000 एंड पे जवाब होगा। इधर देखें कॉस्ट पहले कितनी आई? 10 था, 1 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन आप देखें जी, मैंने रेट निकाला, मैंने क्या निकाला? ये आ गया बच्चों कितना? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 7,500। अगर आपने डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेट आया मल्टीप्लाई बाय पहले साल के यूनिट्स कितने? 1500। अगले साल के, अगले साल के, यानी मैं ये कह रहा हूं कॉस्ट कितनी आई बच्चों बोलो?
पहले साल के एंड पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना 100,000 कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने टोटल मल्टीप्लाई पे हमारे वाले साल में कितने तो कितना एक्सपेंस आया कितना आंसर कितना आया 82,000 एक साल के बाद बुक वैल्यू कितनी ठीक है वो सही है नहीं समझ आई अगले साल का एक्सपेंस कैसे आएगा ये तो सेम रहेगा ना यहां तक सेम है यहां तक क्या है यहां तक सेम है 100,000 माइनस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय अगले साल के कितने कितना आया ज्यादा आएगा ना पहले 15 था अब 18 हो गया ना ज्यादा आएगा कितना है 21,000 समझ आ गई अब बुक वैल्यू कितनी ओके सर ओके नहीं समझ आता सही है रेट निकालेंगे जो रेट आया मल्टीप्लाई कर देंगे जितने यूनिट्स हमारे साल में बने ज्यादा बने तो ज्यादा एक्सपेंस कम बने तो नहीं समझे सोच लो और फिक्र करो अगर मैं आपसे कहूं मुझे 2 सालों का इकट्ठा बता दो तो बता दोगे कैसे बताओगे 2 सालों का इकट्ठा एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस तो हर साल का अपना अपना अक्यूमुलेटेड बता दो ना ऐड कर दें इधर देखो नहीं इकट्ठा निकालने का तरीका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहोगे ना फिर आप कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय कितना मल्टीप्लाई बाय जी बताएं प्लस ओके जी बताएं 30 नहीं समझे समझ गए सही और अगर मैं आपसे कहूं अगर आपसे कहे कि 2 साल के बाद बुक वैल्यू बता दो बता दोगे समझ आ गई सिंपल है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट्स ऑफ या यूजेज मेथड अगर मैं आपसे कहूं मुझे 5 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन बता दो तो 1500 प्लस बताओ कितना आता है करके दे सही है कितनी बुक वैल्यू 5 साल के बाद ईयर 5 कह रहा हूं मैं इसे सही है एमी और नहीं समझ आई नहीं यार कितना ओके अब मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की 2 साल का एक्सपेंस 1 साल का एक्सपेंस अपना अपना एक्सपेंस फिर 5 सालों का इकट्ठा एक्सपेंस ओके नहीं समझे अपने हाथ से नहीं करेंगे ना आप तो नहीं होगा आपसे किया आपने अपने हाथ से ये नहीं ना फिर नहीं होगा आपसे अगर आप घर जाकर न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ से नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे आपसे कंफर्म लिखी हुई बात है 2 दिन के बाद भूल जाएंगे 2 दिन के बाद आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना नहीं आएगा कौन न्यूमेरिकल को अपने हाथ से करता है घर जाके न्यूमेरिकल को अपने हाथ से करता है जी जो करते हैं ठीक है वरना समय नहीं आएगा वरना मुश्किल लगेगा चैप्टर 5 भी मुश्किल लगेगा जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे कैफ में जाके तो बच्चे लड़क जाना है आप लोगों ने वैसे ही कैफ में जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको तो आदत ही नहीं है क्वेश्चन हाथ से करने की वहां क्या करोगे बच्चों मसला आएगा क्या आएगा चांद तो अभी से आदत बना लो मेरे ये जितने मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ना प्यारे भाई कैफ में जाके एज इट इज ऐसे ही बताए जाते हैं एज इट इज फॉर्मेट चेंज नहीं करते जी एज इट इज लेकिन इसका फायदा तब होगा आप लोगों को मेरे प्यारे भाई जब आपने अपने हाथ से काम किया हो जब ये अपने हाथ से बोलो ये मैं बनाता हूँ ना डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग क्या बोलो शाबाश डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग इधर देखो
आप लोगों के एमएसआर छोड़ी जा रहे हैं, फायदा फूदा कोई नहीं है। ये पढ़ के भाई, ये पढ़ के भूल जाएंगे तो बच्चों क्या नुकसान है? क्या है बच्चों बोलो? ये नुकसान है। क्या है बच्चों बोलो? नहीं समझ रहे भाई? बातें समझ रहे हो थोड़ी थोड़ी या नहीं? खाक समझ रहे हो? ये आ रही है नजर आपको वर्किंग? डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग आ रही है नजर? ये इसी तरह ही आगे इस तरह भी काम होना है आगे फ्यूचर में जी। अगर आप अभी फॉर्मेट्स पक्के नहीं करोगे तो आगे मसले आएंगे। क्या आएंगे प्यारे दोस्त? अभी बता रहा हूं मैं, नहीं समझे? बस समझ गए हो? फिर उसके बाद ये देखो, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये SOFP SOCI याद है कोई नहीं? ये देखो, ये क्या है? ये सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये टैक्स फलां, ये वो आ रहा है नजर? ये क्या है? नॉन करंट। ये तो भाई अपना नॉलेज ना अपडेटेड रखो। क्या रखो बच्चों बोलो? ये देखो अलाउंस, याद है अलाउंस? अलाउंस याद है चैप्टर कि कोई नहीं जी? नहीं याद? ये कैश, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट याद है बातें? ये डबल एंट्री, जनरल एंट्री, ये डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग, वो समझ रहे हो भैया जी? नहीं समझ रहे? अभी तो समझ नहीं आ रही जी। बच्चों ठीक है कोई नहीं। ये प्री पेमेंट क्या? तो बच्चों ये अभी से चीजें न्यूमेरिकल करना करोगे, चीजें साथ साथ होंगी तो इंशाल्लाह फिर आगे बड़ी आसानी होगी। क्या होगी बच्चों बोलो? इंशाल्लाह। बाकी बच्चों से एज ले जाओगे क्योंकि आपको तो पहले ये फॉर्मेट्स पता है। मेरी बात समझ रही हो भाई? तो अभी से मेरे चांद इसको करो अपने हाथ से, ठीक है जी? समझाने का ये मतलब है आपको, अगर समझ जाओ तो। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है जी, बबलू का समझना जी। बच्चों ओके हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों ये एग्जाम्पल हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों। अब इधर आए बच्चों, इधर आए, इधर आए। ये बच्चों एम कहानी कूनियाँ सुनाई है इतनी औखी औखी बातें। कहता है यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट। आपके पास डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा? रेट के साथ यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे वाले साल की ये आ जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स वर्क, यूनिट्स प्रोड्यूस या और वर्कड, जितना लेबर ने काम किया, जितने घंटे ये मशीन चली। नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एप्लीकेबल ओनली व्हेन लाइफ इज गिवन इन यूनिट्स, या अगर यूनिट्स या आवर्स में नहीं है तो हम इसको अप्लाई। अच्छा, ओनली इन दिस मेथड द रेट विल बी इन, ये एग्जाम्पल यहां से ही पढ़नी है, रुपीज रादर देन परसेंटेज। डेप्रिसिएशन इज अ वेरिएबल एक्सपेंस। क्या बच्चे बोलो? वेरिएबल एक्सपेंस। क्या? इन दिस मेथड, वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता है। क्या करता है? कभी बढ़ता कभी क्या होता है बोलो? मुझे बताएं स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट बनेगा मतलब कैसे? ऐसे? कैसे जी? कैसे 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 जल्दी बताओ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वो एक्सिस जी। ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है बच्चों? ठीक है, ऐसे स्ट्रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बताएं काम होगा? बताएं, दसो। क्या ख्याल है? ठीक है, और वेरिएबल कैसे बनेगा? नहीं, वेरिएबल कैसे बनेगा? विंगा चिब्बा। ठीक है बच्चों, कभी ज्यादा कभी कम।
कभी खुशी कभी गम। जी डन है बच्चों, कभी ज्यादा कभी कम। ये पेपर में आता है इस तरह ग्राफ, ग्राफ बना के पूछता है बताएं जी कि आपने पढ़ा क्यूएम में, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा, इकोनॉमिक्स शुरू कर दी आपने, क्या बिजनेस पढ़ रहे हो? पहले बिजनेस हो गया है, 2 चैप्टर रह गए हैं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी, ग्राफ श्राफ बनाएंगे आप उसमें, ठीक है बच्चों? चलें जल्दी जल्दी कर लो भाई। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया तो हमारे चैप्टर हो गए 7, कितने? बस फिर एक ही चैप्टर है पीछे, 2, एक इन्वेंटरी और एक क्या? फाइनल अकाउंट। सर जो करेक्शन ऑफ एरर है वो कोई नई बात नहीं है, जो पढ़ा उन्हीं में गलतियां हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ उसी में गलतियां, बस प्रैक्टिस करनी है उसकी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो तो छोटा नन्ना मुन्ना सा मैंने खुद बिला वजह बनाया हुआ है बस जी। वो तो असल में दूसरे और तीसरे चैप्टर में वो चीज़ें निकाल के वो 11 में शिफ्ट कर दी हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं उसमें इसलिए। जी बच्चों ठीक है, लो बच्चों आप इधर आए जी। क्या था जी, ये समझ आया? हायर वेरिएबल है, हायर द यूनिट्स हायर वुड बी द डेप्रीसिएशन एज अ जनरल रूल। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये बच्चों बताओ, मैंने आपको समझाया था, अगर डेप्रीस वो है ना, हमारे पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज है लेकिन हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, हमारा मसला है ना, डेप्रीसिएशन आएगी ना। क्या था? एज अ जनरल रूल द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कंटिन्यूज टू चार्ज इवन इफ एसेट बिकम, आपकी तरह विला पड़ा रहे घर में जी, इफ एसेट बिकम आइडल, डेप्रीसिएशन आनी है, लेकिन मसला पता क्या है? हाउएवर दिस मेथड इज, क्यों एक्सेप्शन है ये? इसमें डेप्रीसिएशन नहीं आनी। इधर देखें बच्चों, हर महीने यूनिट्स बनते हैं, यूनिट्स हर महीने बनते हैं 300 पर, लेकिन 2 महीने जून एंड जुलाई एसेट क्या हुआ जी? वेला पड़ा रहा, यानी ऑर्डर ही कोई नहीं आया, ठीक है, गर्म जी ऑर्डर ही नहीं आया। प्यारे दोस्तों आप बताएं ये 2 महीने क्या करूं अब मैं जब नंबर ऑफ यूनिट्स इधर देखें, कॉस्ट माइनस टोटल जितनी इसकी लाइफ है, टोटल यूनिट्स जो इसने बनाने हैं, टोटल यूनिट वो है मिसाल के तौर पे 75 बनाने, कितने तो बनाए हैं क्या इसने? 2 महीने। नहीं तो मैं इधर क्या करूंगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा या 300 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा? और समझ गए हो? तो 2 महीने का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा, समझे? तो ये एसेट अगर वेला पड़ा रहा आइडल तो यूनिट्स ही नहीं बने। ये फॉर्मूला को कोई खास हैसियत नहीं हासिल कि ये जी बड़ा लाडला है इसमें डेप्रीसिएशन नहीं आती अगर एसेट आइडल पड़ा रहे, इसका फॉर्मूला ही ऐसा है भाई, सही है? इसका फॉर्मूला का डिजाइन ही ऐसा है कि बच्चों वो ना चाहते हुए भी प्यारे दोस्तों जी डेप्रीसिएशन वो जी। आप इधर सुनिए, मिसाल के तौर पे कहता जी एक साल ऐसा आया कि बिल्कुल ऑर्डर ही कोई नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, वेला पर लेबर स्ट्राइक पे चली गई, प्रोडक्शन बंद हो गई, कहता जी कोई डेप्रीसिएशन चार्ज करो फिर भी। प्यारे दोस्तों लेकिन कहता मसला ये हुआ कि इस मेथड में तो यूनिट ही कोई नहीं बना, जो मर्जी रीजन है, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जो मर्जी रीजन है, डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है, इस मेथड में नहीं होनी बस, सही है? क्योंकि यूनिट ही कोई नहीं बना ना। वो ठीक है, अगर ये मैंने 2 महीने बताए, अब मैंने कहा पूरा साल वेला पड़ा रहा, पहले 2 महीने वेला था मल्टीप्लाई बाय 10, अब मैंने कहा पूरा साल। बच्चों समझ आई समझ? अब ऑनलाइन वालों ने ये बात 2 की स्पीड पर सुनी होगी, किस स्पीड पर? क्या समझ आनी तुम्हें मेरे भाई? तुम उल्टा समझोगे, मैंने कुछ बताया होगा तुम कुछ और समझोगे, तुम कहोगे कि हर मेथड में डेप्रीसिएशन बोलो आनी है, इसमें नहीं आनी, उल्टा बोल दोगे, नहीं ये सही, सॉरी उल्टा बोल दोगे कि इसमें डेप्रीसिएशन बोलो आनी है बाकियों में नहीं आनी। हालांकि असल रूल क्या है, चाहे जो मर्जी मेथड है, अगर एसेट आइडल पड़ा रहा तो जनरल रूल ये है कि डेप्रीसिएशन कंटिन्यूज टू चार्ज। इस मेथड में फॉर्मूला का डिजाइन ऐसा है कि जितने यूनिट्स बने मल्टीप्लाई करो, वो फॉर्मूला का डिजाइन ऐसा है कि डेप्रीसिएशन नहीं आनी अगर एसेट आइडल है। शायद मैं समझा पा रहा हूँ भाई। देखो चीजें बड़ी ना, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको एक एक चीज क्लैरिफाई करूँ। अब घर जाके इसको पढ़ लिया करो भाई, फिर कॉन्सेप्ट ठीक बनेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जी, जो मैंने लाइन लिखी है। However, this method is an exception, as no units have been produced or ores consumed. कहता क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं बना, ना मशीन चली, ना कुछ घंटे चली, ना यूनिट्स बने। Therefore, पेपर में एज इट इज लाइन पास पेपर में आई हुई है, which of the following method violates the law of depreciation?
लॉ कानून तो ये कहता है ना, डेप्रिसिएशन का लॉ ये कहता है डेप्रिसिएशन आनी है। कौन इस कानून को तोड़ रहा है? अच्छा, इस मेथड में आपने ना 5 साल 3/12 वाली हरकत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसमें लाइफ यूनिट्स में है ना, आवर्स में है। इन दिस मेथड नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फ्रैक्शन कि 5 साल से डिवाइड करके 9/12 करो, ये वाली हरकत नहीं करनी। 9/12 6/12 एज लाइफ इज गिवन इन यूनिट्स या आवर्स इंस्टेड ऑफ टाइम पीरियड इज रेलिवेंट इधर। ठीक है। अप्लाई शॉर्टकट ऑन द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बता दिया ना, क्यूमुलेटेड 2-3 साल की निकालनी है तो इकट्ठी निकाल के फिर बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, ओके सर। चलो इसको पढ़ लो अच्छी तरह, किताब से पढ़ लो, देख लो कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। फ्रैक्शन कहते हैं ना, ये एसिड हमारे पास इतनी देर रहा, इतनी देर इस्तेमाल हुआ, अवेलेबल फॉर यूज बेटा। बच्चों ठीक है जी। अब एग्जाम्पल पे आए बच्चों, प्लीज इधर देखें, एक और एग्जाम्पल आपके सामने। ए प्लांट है द कॉस्ट ऑफ कितनी बच्चे? 100,000। रेसिडुअल वैल्यू कितनी? प्लांट है द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कितना? ओके, यानी इस तरह होगा ना, कॉस्ट कितनी है माइनस कितने यूनिट्स बनेंगे इससे, तो ये रेट आ जाएगा ना। ठीक, अब जितने यूनिट्स बने मल्टीप्लाई कर दो। कहता एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 2500 2000 1500 2000 कितना बच्चों? यानी अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता पहले साल इतने बने, दूसरे साल 2000 बने, तीसरे साल कितने बने, ये 1500, और चौथे साल कितने बने? अच्छा अब सुनना। कहता जी फ्रॉम 21 से लेके 24 तक कैलकुलेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2020। कितने सालों के बाद? 4 नहीं कह रहा, 21 22 3 साल के बाद। तो भाई मसला नहीं है, इधर देखो मल्टीप्लाई है, पहले साल के यूनिट्स बताओ, प्लस प्लस ओके जी। कितनी आई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये मैंने इकट्ठी निकाल ली ना जी भाई। और कॉस्ट कितनी है? जी बुक वैल्यू नहीं समझे? ओके ठीक है। ठीक है देन ओके। अच्छा जी लें सर, अब मुझे बता दें बच्चों, ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई, मैंने कॉस्ट ऊपर लिख दी ना, उसमें से ये माइनस कर दिया, ये आ गया। इक्वेशन में करना है वो भी सही है, कॉस्ट माइनस ये। ठीक है, आगे समझ इस मेथड की? कोई क्वेश्चन, मसला, दिक्कत, परेशानी? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वायलेट्स द लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन? आगे समझ? ये कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की समझ आ गई थी, कब से स्टार्ट करना है? एक मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, आए मेरे साथ पढ़े। एंड ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई एंड ऑफ डेप्रिसिएशन कब होगी? जब यूजफुल लाइफ पूरी हो जाएगी, या जब यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए उसके बाद एसेट बेचे तो हमारा मसला नहीं है, यूजफुल लाइफ पूरी होगी खत्म। दूसरा, यूजफुल लाइफ पूरी हो जाना या यूजफुल लाइफ से पहले एसेट बेच देना। जब एसेट ही बेच दिया तो बेशक यूजफुल लाइफ पूरी नहीं हुई, एसेट ही चला गया तो अब क्या डेप्रिशिएट करना। एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ऑन यूज, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2008 एंड ऑक्युपाइड ऑन, भाई हमारा मसला नहीं है, और रहना कब शुरू किया, अवेलेबल फॉर यूज कब है, कंप्लीट होगी भाई रहो उसमें जाके जी। ये 1 जुलाई पे अवेलेबल फॉर यूज है ना, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अवेलेबल फॉर यूज। कहता हूं 1 जुलाई 15 एंटिटी ने डिसाइड किया कि अब ना रेंट वाली जगह पे चले जाना है हमने,
सही है। क्या था, द एंटिटी शिफ्टेड टू अ न्यू प्रेमिसेस, नई जगह पे चले गए। क्या था, अब हमने शिफ्ट करना है ना, इस बिल्डिंग से निकल के कहीं और जाना है रेंट पे, और इसको शायद बेचना है। ऑन 1 अगस्त, सही है बच्चों, डिसीजन किस दिन हो गया, 1 अगस्त पे, लेकिन डिसीजन हुआ, अभी बेचा तो नहीं है ना, लेकिन हमने बेचा कब इस बिल्डिंग को, तो भाई कब तक हमारे पास अवेलेबल है, जब शुरू से लेके एंड, जब तक अवेलेबल है, शुरू से लेके, सिंपल रूल, अवेलेबल कब है शुरू में, 1 जुलाई 8, डेप्रीसिएशन स्टार्ट कर दो। मिसाल के तौर पे जी इसकी लाइफ है 10 साल, 10 साल डेप्रीशिएट होना, 10 साल अभी पूरे नहीं हुए, हमने पहले बेच दिया, जिस दिन डिसीजन किया या जिस दिन एक्चुअल बेचा, जिस दिन बेचा, अब इसका मतलब है अब हम जिस दिन डिसीजन किया अवेलेबल उस दिन भी है, जिस दिन बेच दिया अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब हमारा एसेट ही नहीं है, जब हमारा एसेट नहीं है तो क्या डेप्रीशिएट करूं मैं इसे, अब तो चला गया ना, जाने वाला चला गया, छोड़ो बस, इग्नोर करो, अच्छी बात है, चला गया, जान छूटी, डिस्ट्रैक्शन दूर होगी, पढ़ाई में फोकस करेंगे जी। आइडेंटिफाई द तारीख ऑन विच डेप्रीसिएशन शुड बी कमेंस, कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी, व्हेन डेप्रीसिएशन सीज का मतलब रुक जाना, ठीक है जी, ठीक है, तो कब कब करेंगे, 31 दिसंबर, सीजेशन कब रोक देंगे डेप्रीसिएशन, 31 दिसंबर 2015, ओके बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, एक छोटी सी बात कर लूँ और आपसे, ये तो मैंने रिपीट किया ना, आज मैंने पढ़ाया क्या, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया ना, एक फार्मूला सिखाया मेरे प्यारे भाई, और बाकी एक फार्मूला सिखा के उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है। फार्मूला तो 2 मिनट का काम है, बाकी तो खपे किसमें है, हम बोलो कॉन्सेप्चुअल, जो बच्चे कहते हैं ना हम कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं है, मेरे भाई आप होंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए, आप कॉन्सेप्चुअली साउंड होंगे, आपकी हर कॉन्सेप्ट की इच्ची बिच्ची इंशाल्लाह आपको पता होगी, अगर आपने इंसानों की तरह पढ़ा है तो जी, आप कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह मार नहीं खाओगे, ट्रिक्स ये फलां वो चीजें आपके पास हैं, अपने एग्जाम टेस्ट पे मैंने लिखी हुई, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, 11:23 है, बबलू तेरी मैंने गर्दन मरोड़ देनी अगर आप तुमने पीछे देखा जी, बस वो बातों से बात निकलती है ना फिर जी, इधर देखें, इधर कोई बात नहीं, हमें जल्दी तो नहीं है ना, हमें काहे की जल्दी है बच्चों, कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 7 चैप्टर तकरीबन हो गए हैं, ठीक है भैया, करेक्शन ऑफ एरर तो डिस्कशन है, क्या है, डेप्रीसिएशन गलत चार्ज कर ली, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है उसे कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, कैपिटल एक्सपेंस नॉन करंट एसेट उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया, रेंट को इंटरेस्ट ट्रीट कर लिया, ये बातें हैं बच्चों, याद है वो ट्रायल बैलेंस में गलतियां, एरर ऑफ कमीशन ओमिशन, ये बातें हैं, वो तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस है बच्चों, तो मसला नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह जी। प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना, असल में तो 2 चैप्टर हैं जो हमारे पेंडिंग है, एक फाइनल अकाउंट और एक क्या, इन्वेंट्री जी। अच्छा बच्चों आप सुनना जरा, फाइनल अकाउंट में टाइम जरा अच्छा खासा लगाएंगे, इन्वेंट्री पे भी लगा देंगे जी। आप जरा सुनना मेरे प्यारे दोस्तों गौर से बात, प्यारे भाई ये जो हमारा एस्टीमेट है, क्या है एस्टीमेट क्या होता है, तो डेप्रीसिएशन एक अंदाजा ही है, कंफर्म एक्सपेंस तो नहीं है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस कंफर्म एक्सपेंस है या अंदाजा है, अंदाजा है, क्या है, किस चीज का, करी शायद इतनी अमाउंट हमें ना मिले, शायद बैड डेट कंफर्म है, हाँ जी अंदाजा होता ही फ्यूचर के जी। प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन भी अंदाजा है कि इस पैटर्न से हमारा एसेट कम होगा, अंदाजा है, बाद में जाके पता चला हमारा एस्टीमेट ही गलत है। मिसाल के तौर पर रेजिडुअल वैल्यू जो आज खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 या 7 साल के बाद इतनी अमाउंट मिल जाएगी, 2 साल के बाद जाके पता चला अब तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, अब तो क्या उसका नाम है, हो सकता है इतनी अमाउंट रिकवर ना हो, इस तरह के एसेट मार्केट में है ही नहीं, तो रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, हो सकता है इस तरह की चीज की मार्केट में वर्थ बढ़ जाए, तो रेजिडुअल वैल्यू ऊपर चली गई या नीचे, अंदाजा एस्टीमेट चेंज हो गया। लाइक हमारा ख्याल था ये एसेट सिर्फ 3 साल बेनिफिट देगा, लेकिन जब चलने पे आया तो ये तो मैं कहता हूँ उड़ता जा रहा है। अब हमारे इंजीनियर्स ने टेक्निकल टीम ने कहा सर अब आप इसको 8-9 साल चलाएं, मसला ही कोई नहीं, लाइफ क्या हो गई, लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई, कम भी हो सकती है, हमारा अंदाजा था 6 साल चलेगा, लेकिन 1 साल चला तो हमने कहा यार तो मुसीबत ले ली है, क्या गले डाल दी है, 1-2 साल और चलाएंगे बस खत्म। तो अब बच्चों पहले हम डेप्रीसिएशन का जो पैटर्न था मिसाल के तौर पे वो 6 ईयर्स से डिवाइड करते थे, कितने से, थोड़ा थोड़ा करके, अब 1 साल के बाद पता चला इसने तो 2-3 साल मजीद चलना है, तो अब 6 से तो डिवाइड नहीं कर सकते,
अब जब वक्त रह गया है रिमेनिंग, उस पे तोड़ना पड़ेगा। 6 की बजाय 2 या 4, 6 की बजाय अब कम करके थोड़े भी आना पड़ेगा ना। अब हमारे एसेट ने 6 साल नहीं इस्तेमाल होना, 1 साल गुजर गया, पीछे 5 साल रह गए, इसने 5 की बजाय 2 साल मजीद इस्तेमाल होना है। तो मुझे डिवाइड अब किससे करना पड़ेगा? जितने साल रह गए हैं रिमेनिंग उससे करना पड़ेगा ना। पहले हमने 100 को मिसाल के तौर पे 6 हिस्सों पे तोड़ना था, एक हिस्से पे तोड़ लिया, जो कर लिया सो कर लिया। उस टाइम तो अंदाजा यही था ना, वो ठीक है। आने वाले सालों का अंदाजा क्या हो गया? गलत, खराब हो गया। अब 100 को हमने 1 साल तोड़ लिया, अब जो अमाउंट बची है क्या है? अब जो अमाउंट बच गई है, अब इसे मजीद कितने सालों पे तोड़ेंगे? जितने साल रिमेनिंग है, अगर एस्टीमेट चेंज हो गया। डन है? और डन है? और डन है बच्चों? जी, एक्सपेंस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि आपका अंदाजा साल चेंज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आपने 100 को 5 से डिवाइड करना और दूसरी जगह 10 से डिवाइड करना, दोनों का एक्सपेंस सेम है ना। तो इन अंदाजों की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? बोलो, चेंज। डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो गया। क्या हमारा ख्याल था इस एसेट ने डेप्रिशिएट होना है 20%, 20% के हिसाब से, लेकिन पता चला कि नहीं, 20% के हिसाब से नहीं, इसने 25% के हिसाब से होना था। तो कोई मसला नहीं है, अब आने वाले सालों का 25% कर देंगे। ये अंदाजे चेंज होते रहते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग वाले कहते हैं आपने हर साल के एंड पे जाके देखना है जो हमारे एस्टीमेट्स हैं, जितने भी एस्टीमेट्स हैं पूरी काउंटिंग में, हर साल के एंड पे जाके देखना है कहीं ये चेंज तो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बाद में 4 साल बाद जाके पता चले बेड़ा गर्क हो गया, तो हर साल पे देखते जाओ बच्चों। और समझ आई है? अगली बात, और अंदाजा हो गया चेंज, क्या हुआ? अकाउंटेंट भागा भागा आया, उसने रोड़ा डाल दिया। इंजीनियर्स पहले कहते थे 5 साल लाइफ है, अब कह रहे हैं लाइफ 10 साल है। मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपनी तरफ से सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, मेरा तो प्रॉफिट खराब हो गया। अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं रो मत, रो मत, रो मत, ठीक है, हौसला कर मेरा चांद, हौसला कर। कहते जो हुआ सो हुआ, जो हुआ जी, सही है बच्चों। वो पास था, वो माजी था। क्या? वो क्या था? वो माजी था, वो पास था। जो हुआ सो हुआ बच्चों। अगले वाली जिंदगी में इंशाल्लाह अच्छा काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? है ना, यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो हाफजा पहले कोई नहीं है, तो ये दुआ मत करना जी, जो है वो भी चला जाएगा जी। इधर देखेंगे प्यारे भाई, वो तो पहले ही बेटा करके जी, तो इस तरह की फनकारी ना करना। अल्लाह से रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ करनी है। ये फनकारी करोगे तो पहले ही बेटा करके बच्चों जी। थोड़ा बहुत 1-2% चलता है, वो भी खल्ली बल्ली हो जाएगा भाई जी। तो प्यारे दोस्तों, अब सुनना अगली बात, सुनना अगली बात प्यारे भाई। अब क्या करना है बच्चों? बोलो, अब क्या करना है? बोलो शाबाश। अकाउंटेंट जो परेशान है, अकाउंटिंग वाले कहते हैं परेशान नहीं होना, तुमने अपनी तरफ से अच्छी कैलकुलेशन की थी, अब एस्टीमेट चेंज हो गया ना, आने वाले सालों पे आप सही वाला एस्टीमेट लगा दो। हो सकता है अगले साल फिर चेंज हो जाए, तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। और सही है बच्चों, ये अब सारी तमहीद जो मैंने सुनाई ये लिखी हुई है। चेंज इन एस्टीमेट नहीं, मैंने तो यहां से नहीं पढ़ाना। यूजफुल लाइफ, ये दोनों इकट्ठे बताए हैं। यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, रेट और मेथड, ये सब सिर्फ क्या हैं? इन्हें चेंज किया जा सकता है अगर न्यू एस्टीमेट ज्यादा फेयर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है एज इट इज, कहता है जी बताएं एस्टीमेट कब चेंज हो सकता है। आपने कहना जब नया एस्टीमेट गिव फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है अब नए वाले के मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सही होगा या पुराने के मुताबिक। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस सही आना चाहिए या गलत आना चाहिए? तो नए वाला ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है। हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, ये रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंट, जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, के एंड पर, एंड पे क्या था? इनको रिव्यू करना लाजमी है। ये जैसे मैंने बताया, यही बताया ना, इनको रिव्यू करना क्या है? अब वो जो मैंने अगली बात बताई, मैंने कहा अरमा आंसुओं में बह गए, वो रो रहा था अकाउंटेंट, हमने कहा तसल्ली रखो, परेशान ना हो। क्या था? इसका इफेक्ट कैसे लेना है? पढ़ डरो ना, प्रोस्पेक्टिवली। क्या? ये मैंने आपके लिए लिखा, आपको क्या पता प्रोस्पेक्टिव। कहता यानी पिछले सालों पर कोई इंपैक्ट। खुश हो गया ना गुड्डू, खुश हो गया।
जी कहता पिछले सालों पर कोई इंपैक्ट, कहता सिर्फ करंट और फ्यूचर ईयर्स पर आएगा। ओके सर, बच्चा बात समझ आती है? अब आपके माइंड में आएगा ना सर पिछले 2-3 सालों पे तो गलत ऐसी, मतलब उस टाइम तो ठीक था ना, ये तो आज जाके चेंज हुआ ना। उस टाइम तो हमारी इंटेंशन यही थी जिस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, आज जाके चेंज हुआ बच्चों। वो कहते तू बदल गया जी। लो मेरे प्यारे भाई, अब कहता जी यानी पिछले सालों पर इंपैक्ट बोलो शाबाश नहीं आएगा, सिर्फ करंट या फ्यूचर ईयर्स पे आएगा। चेंज इन एस्टीमेट का पुराने सालों की प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो बीत गया सो बीत गया। डन? ओके बच्चों, अब रिपीट करूं ये सारा। डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट, यूजफुल लाइफ, सही है बच्चों, और रेजिडुअल वैल्यू, ये सब क्या है? हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, हर रिपोर्टिंग ईयर, हर साल के एंड पे आके, मतलब हमारा 31 दिसंबर या 30 जून जो भी हमारा रिपोर्टिंग ईयर है जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सही है बच्चों? प्यारे दोस्तों उस पे आके क्या करेंगे बोलो? देखेंगे, रिव्यू करेंगे कहीं हमारा एस्टीमेट चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेंज हो गया तो करो चेंज। अगर नेम वाला ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहा है, मैंने प्रेजेंटेशन का मतलब समझाया आपको जी, तो प्यारे दोस्तों फौरन चेंज करो। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आएगा, अकाउंटेंट भाई परेशान होंगे। हमने कहा परेशान ना हो, पिछले सालों को कुछ नहीं करना, अगले सालों को और अपने वाले जो आज खड़े हैं, आज वाला साल और अगले सालों पे इंपैक्ट ले लेंगे। इस चेंज को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। ठीक है जी? ओके सर। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो का मतलब पीछे से, पिछले सालों को भी चेंज करो। बताएं रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है इसे एस्टीमेट को या प्रोस्पेक्टिव? नहीं समझे? उम्मीद है बात समझ गए। चलें शाबाश, ठीक है, इधर तक बात रखते हैं मेरा ख्याल है जी। बच्चों क्या ख्याल है आपका? ये सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आगे फिर न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह कल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।